हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे आईपी से संबंधित। अगर आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं अपनी इस वीडियो में आने वाली वीडियोस के में भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। बहुत से ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनको स्टूडेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है कि आईपीसी का नाम क्या है। आईपीसी का नाम हमें पता होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में केवल इसका यही जवाब है कि आईपीसी हमारा 1860 है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है। जब आप सेक्शन 1 को पढ़ते हैं, जैसा कि सेक्शन 1 में लिखा हुआ है टाइटल और एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड के बारे में, कि यानी कि उसका टाइटल बताया गया है और उसकी सीमा बताई गई है सेक्शन 1 के अंतर्गत। वहीं से हमारा ये आज का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि जो आईपीसी का नाम है वो है हमारा इंडियन पिनल कोड, ना कि इंडियन पिनल कोड 1860। आईपीसी और पिनल कोड ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉमन बच्चों के दिमाग में केवल यही रहता है कि इसका सही जवाब है हमारा आईपीसी 1860, लेकिन ये बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि आईपीसी जो है अप्लीकेबल होता है इन सभी में से किसके ऊपर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को इसका जवाब अवश्य आता होगा, तो आप हमें इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जम्मू और कश्मीर पर इन सभी में से कौन सा जो एक्ट है वो अप्लीकेबल होता है। क्या आईपीसी अप्लीकेबल होता है, या फिर रणबीर कोड अप्लीकेबल होता है, या फिर ये दोनों अप्लीकेबल होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है कि हमारा जो जम्मू और कश्मीर है उस पर जो है हमारा कौन सा एक्ट अप्लीकेबल होता है? इंडियन पिनल कोड। पहले इस पर जो है रणबीर पिनल कोड अप्लीकेबल होता था, लेकिन 2019 के रीऑर्गेनाइज एक्ट के बाद इस पर अब आईपीसी जो है वो अप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जो आईपीसी की सेक्शन 2 है वो इन सभी में से किस बारे में बात करती है। क्या वो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करती है, इन दोनों की बात करती है, या इन दोनों में से कोई भी इसका जो है सही जवाब नहीं है? तो जब हम सेक्शन 2 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर बताई गई है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी कि जो भी अपराध जो है कमिट किए जाएंगे इंडिया के अंतर्गत उसकी पनिशमेंट की बात की गई है। और यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी में अगर कोई भी अपराध होता है तो वहाँ पर हमारा आईपीसी का कोड अप्लीकेबल होगा। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो हमारा है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सेक्शन 3 जो है इन सभी में से किसके बारे में बात करता है। क्या वो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, या फिर इन दोनों, या फिर इसमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। तो जब हम सेक्शन 3 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जितने भी अपराध कमिट किए जाएंगे इंडिया से बाहर, उन्हें भी इंडिया में ट्रायबल किया जाएगा और उन पर भी हमारा आईपीसी जो है वो अप्लीकेबल होगा, जो कि बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडियन। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जो है इन सभी में से किस सेक्शंस पर अप्लीकेबल होती है। क्या स्टेटमेंट है कि आईपीसी जो है वो इंडिया की टेरिटरी में अप्लीकेबल होगी।
इंडिया की टेरिटरी से बाहर भी अप्लीकेबल होगी। इससे रिलेटेड आईपीसी में कौन कौन से सेक्शन है, या केवल एक सेक्शन स्पेसिफाई किया गया है, सेक्शन 1 और 2, 2, 3 और 4। जब हम सेक्शन 3 और 4 दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह बात करता है कि हमारा इंडिया जो आईपीसी है वो इंडिया के बाहर भी अप्लीकेबल होता है। कैसे? जब हम सेक्शन 3 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई भी अपराध किया गया है इंडिया की टेरिटरी के बाहर, वहाँ पर भी आईपीसी अप्लीकेबल होगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 को, सेक्शन 4 ये बात करता है कि किस तरीके से अप्लीकेबल किया जाएगा, यानी कि कोई इंडिया का पर्सन नहीं है और वो कोई अपराध करता है तो वहाँ पर भी आईपीसी अप्लीकेबल होगा सेक्शन 4 के अनुसार। या कोई भी शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से, या फिर कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई साइबर क्राइम कर रहा है जिसकी लोकेशन हमारे इंडिया में है, तो वहाँ पर भी जो है आईपीसी अप्लीकेबल होगा। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है हमारा 3 और 4 दोनों सेक्शन कंबाइन करके अगर हम पढ़े तो ये बात करता है कि ये दोनों पर अप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं इन सभी में से कौन सी सेक्शन है कि जो ये बात करती है कि कैसे आईपीसी जो है इंडिया के बाहर अप्लीकेबल होगा। अभी मैंने इसका सही जवाब दिया था और इसका सही जवाब है सेक्शन 4। सेक्शन 4 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि किस तरीके से आईपीसी को इंडिया के बाहर जो व्यक्ति हैं उन पर जो है अप्लीकेबल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है कि यदि अपराध भारत के बाहर किया गया है लेकिन हम मानते हैं कि यह भारत में ही किया गया है तो भारत दंड संहिता में निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही कथन का वर्णन करता है। तो जैसे ही हम सेक्शन 3 को पढ़ते हैं हमें बिल्कुल अच्छे से इसका सही जवाब मिल जाएगा। सेक्शन 3 जो है सेम यही स्टेटमेंट की बात करता है कि कोई भी अपराध जो इंडिया के बाहर किया गया है और वो यह अनुमान लगा दिया जाएगा कि वो इंडिया में ही किया गया है। जैसा कि मैं आपको रीड करके थोड़ा सा और समझा देता हूं कि कोई भी एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ, यानी कि कोई भी पर्सन जिस पर इंडिया का लॉ अप्लीकेबल होता है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द इंडिया, और वो इंडिया के बाहर कोई अपराध कमिट करता है तो यह माना जाएगा कि उसने इंडिया में ही जो है अपराध कमिट किया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि सेक्शन 8 जो है आईपीसी का इन सभी में से किस बारे में बात करता है। तो वो जेंडर को स्पेसिफाई करता है कि जेंडर का क्या मतलब होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है, कि ही वर्ड का क्या मतलब होता है, क्या ही वर्ड का मतलब मेल और फीमेल दोनों है, तो यह किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो जब हम सेक्शन 8 पढ़ते हैं तो सेक्शन 8 में बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है ही वर्ड को जो है दोनों वर्ड से डिनोट किया गया है, मेल से भी और फीमेल से भी, इसलिए इसका सही जवाब जो है हमारा सेक्शन 8 है। तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।